नमस्कार साथियों। आज ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड की ओर से हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं। इस फेसबुक लाइव में उपस्थित सभी श्रोताओं वक्ताओं सभी को हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हर संडे को हम लोग कार्यक्रम है सरकार की नीतियां और हमकी मांगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में और भी साथी और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अमिताभ बोस, बीएसएस झारखंड के राज्य सचिव डॉक्टर कन्हई बारिक, और इसके साथ साथ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे डॉक्टर जुझार माझी, जो कि मेडिकल सर्विलेंस ऑफिसर है सरायकेला खरसवां जिला के। आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न विषय पर। हम लोग सुनेंगे उन वक्ताओं से भी कि सरकार की नीतियां क्या रही है कोरोना से लड़ने के लिए, और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी साथ साथ पूरे देश के जो वैज्ञानिक डॉक्टरों का क्या मांग रहा था, क्यों ये महामारी अभी भी नियंत्रण में नहीं है, और लोगों को किस तरह से फाइट करना होगा, लोगों को किस तरह से और भी सचेतन होने की आवश्यकता है। तमाम विषयों पर हम लोग आज सुनेंगे, हमारे बीच जो वक्ता है उनसे सुनेंगे। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक विज्ञान संगठन है। ये ऑल इंडिया लेवल का विज्ञान संगठन है। इस संगठन में वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रोफेसर, छात्र और आम जो विज्ञान प्रेमी लोग जुड़े हुए हैं। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का मकसद है पूरी देश में अंधविश्वास, कुसंस्कार मुक्त तथा वैज्ञानिक चिंतन पद्धति को समाज में लाना, समाज से कुसंस्कार, रूढ़िवादी चिंता, अंधविश्वास को दूर करना। इसलिए पूरे देश भर में यह विज्ञान आंदोलन चल रही है। उसी कड़ी में आज हम लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सभी जानते हैं। इस महामारी में भी हम लोग पिछला फ्राइडे को हम लोग डिमांड डे के रूप में ऑब्जर्व किए। सरकार के पास हम लोग अपना सुझाव, अपना मांग रखे, और उसके साथ साथ हम लोग चूंकि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम लोग लोगों की मदद करने के लिए टेली क्लिनिक का हम लोग हर क्लब की ओर से कुछ डॉक्टरों की सहायता से टेली क्लिनिक हम लोग खोले हैं। ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जितना राहत पहुंचाना संभव है, ये राहत के कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह से हर रविवार को आप सभी के सहयोग से, खास करके बुद्धिजीवी, डॉक्टर, शिक्षक की सहयोग से हम लोग एक जन जागरूकता अभियान, साथ साथ लोगों को कुछ सलाह, कुछ सुझाव, और जो महामारी से लड़ने के लिए जो चेतना की जरूरत है, सरकार की ओर से जो कमियां हैं, उसको भी हम लोग बता रहे हैं। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए हम लोग आज का जो कार्यक्रम है अभी शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग के बीच अभी उपस्थित हैं डॉक्टर कन्हई बारिक और डॉक्टर अमिताभ बोस शायद आ चुके हैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या अमिताभ बोस सर आ चुके हैं? अगर अमिताभ बोस सर मेरा आवाज सुन रहे हैं, हम राजेश जी से आग्रह करेंगे उनको स्क्रीन में लाएं। पतित सर, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अमिताभ बोस सर अभी जुड़ नहीं पाए। उनसे बातचीत हुई है तो वो ट्राई कर रहे हैं जुड़ने का, अभी तक जुड़ नहीं पाया। ठीक है, हम लोग उनको भी सुनेंगे, वो कुछ देर में सुनेंगे, लेकिन अभी हम
क्योंकि कार्यक्रम को और विलंब नहीं करते हुए हम लोग 1 घंटा का फेसबुक लाइव है, उससे हम लोग कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ उपस्थित साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर कन्हैया बारिक, जो टाटा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनसे भी हम लोग कुछ सुनेंगे कि सबसे पहले उनको इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। और आपसे ये हम लोग जानना चाहते हैं कि कोविड से निपटने के लिए सरकार से मैं आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी पिछले साल भी ऑल इंडिया मार्च फॉर साइंस के दौरान डिमांड आई थी। तो आज हम लोग ये जानना चाहेंगे किस तरह का सुझाव दे रहे हैं, और इस विषय में आपका क्या राय है, डॉक्टर कन्हैया? देखिए पतित सर, एक्चुअली ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से पिछले साल जब हमारे देश में कोविड का जब एंट्री हो रहा था, उसी दौरान हम लोग पिछले साल 20 मार्च 2020 को प्रेसिडेंट के नाम एक हम लोग चिट्ठी लिखे थे। उसके बाद तुरंत हम लोग 20 अप्रैल 2020 में हम लोग फिर से मार्च फॉर साइंस, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके तत्वाधान पर हमारे देश के जाने माने 600 वैज्ञानिक का सिग्नेचर लेकर के फिर से हम लोग एक चिट्ठी हम लोग दिए थे, जिसमें हम लोग डिमांड किए थे ये जो महामारी जो फैल रही है हमारे देश में, इससे निपटने के लिए हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में जैसे बेड, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ उस इलाके के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, साथ साथ जो भी हमारा जो स्टेडियम है, या तो बोल सकते हैं हम लोग जो पब्लिक जो फैसिलिटीज के लिए जो घर वगैरह है, इन सारे को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाए, उसमें पर्याप्त मात्रा में बेड लगाया जाए, और साथ ही साथ लार्ज स्केल पर आरटीपीसीआर का जैसे टेस्ट हमारे देश में करवाया जाए। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग किए थे, जो हमारे देश में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, उन सारे को ये जैसे कोविड वॉरियर्स के तौर पर उन सारे को काम दिया जाए कोविड से निपटने के लिए। उसके बाद हम लोग ये भी मांग किए थे, हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में जैसे वेंटिलेटर हो, पीपी किट्स हो, कोरोना के रोकथाम के लिए जो उस समय के जो मेडिसिन का जो इस्तेमाल हो रहा था, हालांकि इसका तो कोई ठोस मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो मेडिसिन ट्रायल कर रहे थे वो कम से कम पर्याप्त मात्रा में। इसके साथ साथ इसका हम लोग चाह रहे थे जेनोमिक जो सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस है, इसका लार्ज स्केल कंडक्शन हो, ताकि हम लोग जान पाए इसके बारे में, हम लोग और भी सटीक रूप से हम लोग जान पाए। और ये जो एक तो बात आ रहा जो किस ढंग से अपने आप को जो ये बदल दे रहा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिल पाए, नया नया जो वेरिएंट्स है इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाए। इसके साथ हम लोग सरकार से ये भी मांग किए थे, जो लॉकडाउन तो ठीक है आप लगा दिए, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली वेजेस लेबर में जो लोग काम करते हैं, इन लोगों को और जो जरूरतमंद लोग हैं हमारे देश के, सारे लोगों को खाद्यान्न और जो अति आवश्यक जो सामग्री है ये सरकार की ओर से मुफ्त में मुहैया कराया जाए। ये सरकार से हम लोग मांग किए थे, और पिछले साल भी किए थे, और लगातार ऑल इंडिया कमेटी की ओर से इस साल के शुरुआत में भी जब सेकेंड वेव आया तब भी हम लोग ये सब मांग के साथ साथ इस बार और एक मांग हम लोग ऐड किए, वो है वैक्सीनेशन। जल्द से जल्द पूरे देश में हमारे जितने भी जनसंख्या उसका वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है वैक्सीनेशन होने से अगर कोविड का इन्फेक्शन होता भी है तो इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन अगर बहुत जल्द से जल्द अगर हो जाए हमारे देश में, तो इसमें हम लोगों को इजीली हम लोग बचा सकते हैं। तो पिछले का डिमांड के अलावा इस साल ये भी डिमांड हम लोग किए, और साथ साथ जो नया जो उपचार के लिए जो नया जो मेडिसिन जो रिकमेंड कर रही है अभी सरकार, वो मेडिसिन को पर्याप्त मात्रा में
हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में दिया जाए। और इस बार का जो सेकेंड वेव हम लोग देख रहे हैं, जो डायरेक्टली लंग्स पे अटैक कर रही है, जिसके चलते सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा है, इसी दिक्कत को निपटने के लिए जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का जैसे इस्तेमाल हो, इसके लिए इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को मुहैया कराए, ये हमारा मांग था। ठीक है पतित जी। धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो मांग सरकार के समक्ष रखे है, इसमें एक सवाल आता है कि इसके लिए काफी खर्च करेंगे। पिछले साल भी माइग्रेंट लेबरों का जो स्थिति रहा, इस साल भी जो एक डिमांड उठ रहा है कि जो गरीब, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी, उनको सरकार की ओर से सहायता करने के लिए काफी धन की जरूरत है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम तो पीएम केयर फंड या तरह तरह की सरकार के जो फंड है वहां से करेंगे, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी सुझाव के तौर पे ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से हम लोग ये भी सुझाव एक सरकार को हम दिए थे। वो है जो हमारे देश में जो बहुत रिच पीपल जो है, रिच पीपल बोलने का मतलब है यहाँ पर जो अरबपतियां हैं हमारे देश में। एक आपको जानकारी होगा, एक ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है जिसमें हमारे देश में 100 से ज्यादा अरबपति हैं। उसमें से 63 लोग ऐसा है हमारे देश में जिनके पास जो संपत्ति है, जो धन है, वो है 29 लाख करोड़ रुपया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति है उनके पास, सरकार से ये मांग किए थे जो इस तरह के लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। खास करके आप सुने हैं जो कोविड के दौरान जो टैक्स, बहुत सारे जो उद्योगपति हमारे देश के, इन लोगों को टैक्स माफ किया जा रहा सरकार की ओर से। लेकिन हम लोग डिमांड किए थे जो इतना जो धन इनके पास है, इन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ये तो हर चीज में टैक्स लगाती है, तो उस टैक्स का एक मोटा रकम जैसे इसमें खर्च किया जाए। दूसरा जो बजट है इस साल, ये बजट को, एजुकेशन बजट को छोड़ करके तमाम जो और सारे जो बजट है, इस बजट को घटा दिया जाए। और खास करके जो एक्स्ट्रा रिच पीपल जो है, जो अरबपति है, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। और खास करके जो पीएम केयर फंड में भी आप जान रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया वो आ रहा है, उस पीएम केयर फंड का भी अगर ठीक ढंग से अगर इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो ये जो रुपया आएगा, ये जो राशि आएगा, इस राशि से जो भी हम लोग मांग कर रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर या डेली वेजेस लेबर पे या गरीबों को जो अनाज वगैरह जो मुफ्त हो, ये इजीली हम लोग उस राशि से हम लोग इजीली उन लोगों को मुहैया करा सकते हैं। तो यही हम लोग समझते हैं, ये अगर सरकार अगर टैक्स लगाए, पीएम केयर फंड का सही इस्तेमाल करें, दूसरा बजट अगर घटा दें शिक्षा बजट को छोड़ करके, और वो सारा पैसा अगर इस महामारी से निपटने के लिए खास करके अगर लगाएं, तो बहुत हद तक हम लोग समझ सकते हैं जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल हो सके। ये भी सरकार को सुझाव हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। आपने सही कहा कि सरकार स्वास्थ्य बजट में जो परसेंटेज है उसको बढ़ाइए, और जिस तरह से महामारी के दौर में जो टैक्स है, तमाम लोगों का टैक्स को हम लोग को लेना चाहिए, लड़ सकते हैं और मेडिकल बढ़ा सकते हैं। सही बात है। लेकिन और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा कोविड को अध्ययन करने के लिए उनका सुझाव क्या था? पहले भी साइंटिस्ट और ये आखिर क्या सुझाव दी और उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद संख्या में हर दिन बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? और इस अभी अभी जुड़े हैं डॉक्टर माझी जी, उनका आज के इस में हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है। हम उनसे भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का नहीं तारीख से ठीक है पतित, आपने जो सवाल जो किया है, देखिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का निर्माण एक्चुअली हुआ था,
वो इंडियन सार्स कोविड 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम नाम का एक कमेटी जो बनी थी, वो एक्चुअली फरवरी महीना के अंत तक अपना रिपोर्ट दी थी, और मार्च महीना में ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री को भी ये रिपोर्ट अपना भेज चुकी थी। और जिसके तहत जो कमेटी के जो चीफ है साहिल जामिल, उन्होंने ये कहा था, जो खास करके सेकेंड वेव जो आ रहा है, इससे अगर हम लोग निपटना अगर चाह रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए कुछ कुछ हम लोग को मेजर्स हम लोग को लेना पड़ेगा। और खास करके ये जो कमेटी जो बनी थी, उन्होंने एक न्यू वेरिएंट के बारे में भी उन्होंने शोध करके बताया था, खास करके B.1.617, ये जो न्यू वेरिएंट है, ये बताया गया था, ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैलता है और लंग्स में डायरेक्टली इफेक्ट करके ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीमार करता है, जिसके चलते ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सब का दरकार पड़ता है। तो ये जो कमेटी जो बनाई गई थी, इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट पेश किया, इवन की सीएमओ के साथ साथ ये हेल्थ मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट सौंपा गया था, और उसमें तो 4 जो साइंटिस्ट, इसमें 5 कमेटी के जो टीम जो थी, उसमें जो 4 साइंटिस्ट थे वो खासे नाराज हो गए थे, और राइटर्स न्यूज एजेंसीज को भी उन्होंने अपना बयान दिया था, जिसमें वो बोले थे, जो हम लोग सरकार को ये चीज के बारे में बताए थे, आगाह भी किए थे, लेकिन हमारा आगाह करने के बावजूद भी जो मेजर्स जो उठाना चाहिए था वो सरकार उठाया नहीं। और खास करके उसके बाद से ही आप देख रहे हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिलिया है, हमारे देश में 5 राज्यों में जो चुनाव था, एमएलए के चुनाव, और उसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव भी जो था यूपी में, आप देखें जो मार्च के महीना में, अप्रैल के महीना में किस तरह से पूरा एकदम अप्रैल के महीना, मार्च का एक एंड, पूरा चुनाव रैलियां, इवन के कुंभ मेला, इस टाइप से पॉलिटिकल गैदरिंग, कहीं पर सोशल गैदरिंग, कहीं पर हो सकता है हम लोग रिलीजियस गैदरिंग, ये सब में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व किए। तो वो कमेटी बोली थी, अपना रिपोर्ट में बोली थी तो इस तरह का गैदरिंग ना करें, और ये भी जो सुझाव दी थी, जो पर्याप्त मात्रा में जो मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट है उसका अरेंजमेंट किया जाए, ताकि हम लोग इस समस्या से निपट सके। अगर ना हो तो कम से कम एक लॉकडाउन लगाया जाए, ये वो कमेटी की सिफारिश थी। और बहुत ही दुख के साथ जो साहिद जामिल वो लास्ट में एक चीज बोल दिए थे, वो जो नीति को साक्ष्य आधारित होना चाहिए, ना कि साक्ष्यों को नीति आधारित, ये भी उनका एक कमेंट आया था, जिससे हम लोग समझ सकते हैं जो सरकार के द्वारा बनाया गया कमेटी का एक जो रिपोर्ट आया था, इसको लिहाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, कुछ कुछ लोगों को आए दिन हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब में वो लोग लिखते रहते हैं, जो हमारे देश में जनसंख्या इतना करोड़ जनसंख्या है, हमारा देश क्या, अमेरिका, ब्रिटेन और भी जर्मनी, ये सब देश में भी अगर हमारे जैसे पेशेंट अगर रहते तो कोई भी सरकार इससे निपट नहीं सकते थे। बात तो सही है, लेकिन उस ढंग से अभी हमारा केसेस, डेली केसेस कुछ दिन पहले 4 लाख हो गया था, अभी 2.5 लाख के आसपास है, ये अलग बात है। लेकिन जब केसेस कम थी, ये केसेस बढ़ी कैसे? अगर केसेस बढ़ने का पहले प्रिकॉशंस अगर हम लिए होते तो केसेस बढ़ती नहीं थी। अभी जो केसेस बढ़ी है, उस केसेस, आप जानते हैं हमारा देश में जो इतने करोड़ जो जनता है, लगभग 138 करोड़ जो जनता है, इसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी, जो बेड, हॉस्पिटल जो होना चाहिए, हमारा देश में नहीं है। पूरा जो मेडिकल सिस्टम हमारा देश में चरमरा चुकी है, आप जानते हैं। अभी तो हालत ऐसा है, लेकिन जब स्थिति इतना गंभीर नहीं थी, तब जो मेजर्स, तब जो प्रिकॉशंस, तब जो एक्शन सरकार को लेनी चाहिए थी, बहुत सारे लोग तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार को, जो जिस समय एक्शन लेने चाहिए थी उस समय हमारी सरकार दूसरे से एक्टिविटी में व्यस्त थी, इसमें उस तरह से ध्यान नहीं दी थी। इवन कि अपने द्वारा बनाए गए एजेंसी के बात पर या कमेटी के बात पर भी अगर ये ध्यान देती, तो मुझे लगता है आज जो हम लोग को जो विध्वंस जो स्थिति जो देखने को मिल रही पूरा देश में, ये शायद हम लोग को देखने को नहीं मिली। ठीक है पतित सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कन्हई बारी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जुझार माझी, जो कि मेडिकल सर्विलेंस है, सर्विलेंस ऑफिसर सरायकेला खरसुआ जिला से हैं, और खास करके वो कोविड के ड्यूटी में भी जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनको आज के फेसबुक लाइव में स्वागत करते हैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से। और सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका काफी अनुभव रहा कोविड को कोविड से लड़ने के लिए, और पूरे जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था उनको करीबी से देख रहे हैं, मरीजों को भी देख रहे हैं। तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार किस तरह इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार किस तरह से माने योजना बनाई है और किस तरह से काम कर रही है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। सबसे पहले सरकार की ये कोविड से लड़ने का क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या नीतियां हैं, इस विषय में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। उसके बाद कुछ कोविड से जुड़ा हुआ चीज हम लोग उनसे सुनेंगे। तो प्लीज डॉक्टर जुझार माजू साहब। नमस्कार, जोहार। जैसे मेरा परिचय ने आपने दे दिया है कि मैं डॉक्टर माझी, जिला सर्विलेंस पदाधिकारी, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट आरसीएच ऑफिसर, और ये कहें कि श्री सज्जन की अनुपस्थिति में मैं लगभग कोविड का हर काम के लिए काम मैं कर रहा हूँ, पूरे जिले का, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे सैंपल कलेक्शन हो, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो। घूम फिर के प्रॉब्लम हमारे पास आता है और निदान करना पड़ता है हमारे टीम के माध्यम से। तो जो सरायकेला जिला की स्थिति है और जो सरकार की नीति है, किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन पर, और जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग सब लोग लगे हैं कैसे हम लोग इसको नियंत्रण में रखें और जो इसका प्रगति है उसको भी रोकें, डेथ को मिनिमाइज करें, साथ में सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा हो और वैक्सीनेशन हो। तो हमारा जिला जो लगभग 13 लाख के आसपास, 12,98,000 की पॉपुलेशन है, और इतना पॉपुलेशन को हम लोग को सुरक्षित रखना है कोविड से। यही हम लोग का जो जिले के जितने प्रशासनिक के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग का जो अभी वर्तमान में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन, कि जो सेकेंड वेव अभी है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग सैंपलिंग करें, आइडेंटिफाई करें रोगी को, उसको आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के साथ साथ आइसोलेशन किट उपलब्ध कराएं, और उसके बाद वैक्सीनेशन को जितना भी हम लोगों को वैक्सीन मिल रहा है उसको हम लोग बेस्ट यूटिलाइज करें, गांव तक पहुंचे। सीबीसी हम लोग का जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसको और बढ़ाएं। इस ढंग से हम लोग जो चेन है उसको ब्रेक करें, मकसद यही है, जो चेन है उसको हम लोग ब्रेक करें। तो एक एक करके मैं बता दूं कि सैंपलिंग का जो स्ट्रेटेजी है अभी तक है, सभी सीएचसी में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार सभी सीएचसी, हमारे जिले में 7 सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक हम लोग का सदर अस्पताल, प्रखंड है 9, परंतु कुकड़ू हमारा अभी भी निमडी और चांडिल के द्वारा ही चलाया जा रहा है पुराने जो ब्लॉक के स्थिति में। तो सभी सीएचसी 7 है, एक सदर अस्पताल और पीएचसी। तो इस पीएचसी 13 की संख्या में है, 13 है। तो इन सभी जगह में हम लोग जो सैंपल टेस्टिंग का सुविधा हम लोग रखे हैं, जो हर वर्किंग डे में ये चल रहा है। साथ साथ में जो रैट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो हम लोग कंडक्ट करते हैं स्पेशल ड्राइव के माध्यम से, या वैसे जगह पे जहां मतलब जो हाई रिस्क लोग हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, या जहां डेथ कर गया है उनका क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, उनको रैट दे रहे हैं, या जो सिम्टोमेटिक है उनको रैट से हम लोग कर रहे हैं। जो पॉजिटिव रेट है
आज से 2 सप्ताह पहले हमारे यहाँ भी अराउंड 16-17% था, लेकिन आज के डेट में ये 3.5% तक आ गया है। पॉजिटिव रेट में भी काफी घटा है। टेस्टिंग भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, जितना हम लोगों को किट मिल पा रहा है, क्योंकि किट अलॉट होता है, ना कि हम लोग जो डिमांड करते हैं उसके अनुसार सप्लाई होता है किट, जांच किट भी। और जांच जो हमारे जिले में है, 9 टूनेट मशीन है अलग अलग प्रखंड मुख्यालय में। टोटल स्ट्रेंथ जो 10 साइकिल मिनिमम हम लोग को चलाना है, वो लगभग 340 का आता है। और 340 हम लोग एक दिन में 340 टूनेट के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु कभी कभी जो ड्राइव के माध्यम से अलग से इंस्ट्रक्शन स्टेट से आता है कि आपको 400-500 करना है, तब ये बैकलॉग भी हो जा रहा है। तीसरा जो टेस्ट है, जो बेस्ट हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR, वो हम लोग लगभग 500 से 600 हम लोग हर दिन कलेक्ट कर रहे हैं। और वो सैंपल हम लोग भेजते हैं जमशेदपुर MGM में। और इसमें काफी, चूंकि उनकी भी लिमिटेशंस है, 4-5 जिला का RT-PCR हम लोग कर रहे हैं। लगभग हर दिन लगभग 1200-1500 जो जांच है वो पेंडिंग रह जा रहा है, टाइम पे हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। इवन आपको मैं बता दूं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है 1 वीक लग जा रहा है RT-PCR पेंडेंसी। तो टूनेट हम लोग के हाथ में है, जो लगभग 2 दिन में हम लोग रिपोर्ट दे दे रहे हैं। और रैट तो हम लोग का जो इंस्टेंट हो जा रहा है। ये हमारे टेस्टिंग पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। हर दिन हम लोग अराउंड 1000 जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल ड्राइव रैट का को छोड़ दिया जाए तो अराउंड 600 से 800, 1000 नहीं, 600 से 800 हम लोग कर पा रहे हैं। तो यही टेस्टिंग पॉलिसी है, चल रहा है। और इसी के तहत जो पॉजिटिव रेट मैंने बताया कि पहले 15-16% तक था, आज के डेट में और लगभग 3.5% आ गया है। पहले 200-250 तक भी पर डे जा रहा था पॉजिटिव, लेकिन मैं विगत 3 दिन का अगर फिगर बता दूं तो 40 to 50 हर दिन केस आ रहे हैं। यही है टेस्टिंग पॉलिसी हम लोग की। दूसरा जो वैक्सीनेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जो सरकार की जो पॉलिसी है प्लस जो वैक्सीन सप्लाई है, तो उसी के तहत हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग का जो वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे जिले में 28 CBC कोविड वैक्सीन सेंटर 28, जिसमें सभी CHC और PHC में हो रहा है। उसके साथ साथ 10 जो आपका नगर निगम क्षेत्र आदितपुर में हो रहा है, 10 CBC में। और वो जो टारगेट हम लोग दे रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए खास करके 18+ एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के हिसाब से हम लोग कर पा रहे हैं। फ्री हैंड हम लोग को नहीं है। 45+ पे शुरुआत जो हुआ, 60+ वो अभी भी कंटिन्यू है। 45+ अलॉट बेनिफिशियरी में भी पोर्टल में इजाजत है, परंतु 18+ का जो वैक्सीनेशन है, जो सबसे ज्यादा लाभार्थी है, अराउंड 5 लाख हम लोगों के जिले में, तो उनको करने के लिए सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि केवल और केवल ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के तहत ही हो सकता है, वो ऑफलाइन वो संभव नहीं है। जिसके कारण हम लोग के जिले में जो भी हम लोग स्लॉट में टारगेट दे रहे हैं, हो क्या रहा है कि हमारे गांव के मित्र लोग, ये भाई बंधु जो भी हैं, वो मोबाइल फ्रेंडली है नहीं। हम लोग ऑनलाइन हम लोग जो पोर्टल खोल रहे हैं, लगभग सब वो डोजेज जो है ना 60 to 70% जो शहर के लोग और इवन दूसरे जिले के लोग ऑनलाइन बुक करके ले रहे हैं। हम लोग रोक भी नहीं पा रहे हैं उसको, है ना, चूंकि ऑनलाइन उसमें हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज है, उसमें 18+ के लिए हम लोग को आश्वासन मिला है, बहुत जल्द अगले 1 सप्ताह में अलॉट बेनिफिशियरी पोर्टल में ये आएगा, ये फैसिलिटी। लेकिन ये कहा गया है कि सुदूर क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है उसी पे ही हम लोग उसको खोलेंगे, ताकि वहां के लोकल लोगों को अपना आधार कार्ड लेके आए और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वो कर सके। ये इंस्ट्रक्शन मिला है, रिटर्न ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि आफ्टर 24 मई ये पोर्टल में ये आप लोगों को ये सुविधा हम लोग देंगे। वैक्सीनेशन
अराउंड हम लोग को 1,40,000 के आसपास टोटल हम लोग ने कर लिया है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो इनिशियली हम लोगों का था अराउंड 6,000 के आसपास था, जिसका हम लोग 80 to 85% हम लोग ने कर दिया। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी 80% हम लोग ने कर दिया है, लेकिन सेकेंड डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी भी 60% के आसपास है। 45 प्लस का हम लोग 35% हम लोग कर चुके हैं अभी तक जिले में, लेकिन 18 प्लस का जो 2 दिन पहले का फिगर जो मुझे याद आ रहा है वो अराउंड 5% ही हो पाया है, क्योंकि टारगेट जो है ना अराउंड 5 लाख है। वैक्सीन सप्लाई बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सप्ताह में मुश्किल से हमको 5,000 6,000 वैक्सीन ही मिल पा रहा है, और जो अवेलेबल वैक्सीन है उसी को हम लोग बांट के किसी दिन 50 का टारगेट देते हैं, किसी दिन 100 का, किसी दिन 40 का। इस ढंग से हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन क्राइसिस बहुत ज्यादा है। हम लोग चाह के भी नया सीबीसी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और सुदूर क्षेत्र में तो हम लोग केवल 45 प्लस ही कर पा रहे हैं। वो यही पॉलिसी है अभी वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिले में, जो ओवरऑल मैं ही देख रहा हूँ पूरे वैक्सीनेशन पार्ट को खास करके। तो अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सरकार की योजना और सरकार की नाकामी खास करके वैक्सीन से संबंधित और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जिले में है वो आपने रखा। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार एक प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन संसाधनों की अभाव और वैक्सीनेशन के अभाव से पूरी प्रक्रिया माने हो नहीं पा रही है। हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है सर कि अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वायरस क्या हवा में फैल रहा है कि नहीं, क्योंकि को बहुत सोशल मीडिया में कोई कुछ कुछ आ जाता है कि एयर में ट्रांसमिट हो रहा है। तो दूसरी है कि सेकेंड वेव कब तक खत्म होगा, ये थोड़ा सा आप बताइए कि सेकेंड वेव ये कब तक खत्म होगी, और क्या ये वायरस जो है हवा में फैल रही है। जुझार माझी सर। सर आप सुन रहे हैं? ये 4 to 5 माइक्रोन है, बहुत छोटा साइज है। इसकी जो साइज बहुत छोटा है। हम लोग कहते हैं कि जैसे टीबी के बारे में हम लोग कहते थे, जैसे खांसते हैं तो वायरस निकलता है 1 मीटर तक जाता है, और कुछ सेकंड ये हवा में सेकंड्स के लिए कुछ सेकंड्स के लिए ये हवा में तैरता है। तो ये भी जो हम लोग कहते हैं कि जो गोल्डन रूल है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, तो ये माना जाता है कि ये जो वायरस है जब भी छींके या खांसते हैं अराउंड 2 गज या 1 मीटर क्या कहते हैं 2 मीटर डिस्टेंस तक ये जा सकता है। कुछ सेकंड्स के लिए ये वायरस भी हवा में झूलता है, इसीलिए कहा जाता है, और फिर वो ड्रॉप डाउन नीचे हो जाता है। हालांकि इसमें क्लियर कट अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये हवा में फैल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हर दिन अलग अलग तरह का व्हाट्सएप में, जर्नल में, न्यूज में आता है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है कि भाई हवा में ये तैर रहा है और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर सही है, उसकी जो साइज है बहुत छोटा है, माइक्रोन में है। जब भी हम लोग छींकते हैं और खांसते हैं कुछ सेकंड के लिए ये हवा में झूलता है और फिर नीचे उतर जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो क्रॉस वेंटिलेशन, रूम में भी ऑलवेज ऐसा रूम हो जो क्रॉस वेंटिलेशन हो, ताकि वो जब निकले हवा में इमीडिएटली वो हवा के माध्यम से बाहर चले जाए। तो यही है। दूसरा जो आपने बताया कि सेकेंड वेव कब तक रहेगा, ये अभी का ट्रेंड जो हम लोग देख रहे हैं कि आज से 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले जो स्थिति था और आज की स्थिति है, अराउंड 25% जो पॉजिटिव रेट रह गया है, बहुत ही घट चुका है। लेकिन ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितना दिन तक चलेगा, सटीक तिथि, डेट, समय, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये असंभव है। इसमें क्या है कि हम लोग अगर
जो नियम है सरकार की गाइडलाइन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मास्क हर आदमी पहने, सार्वजनिक जगह में जाएं, इवन अकेले भी रहें, घर में 2-3 आदमी रहें उसमें भी मास्क इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बना के रखें, साबुन से हाथ बराबर धोएं। जो ये गोल्डन रूल है इसको फॉलो करें। सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो। गाइडलाइन कहता है कि मोर देन 70% अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो कम्युनिटी में हार्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो बनता है, मोर देन 70%। तो ये भी एक पार्ट है। तो लेकिन एग्जैक्ट समय बताना किसी के लिए भी ये असंभव है कि भाई 2 सप्ताह तक रहेगा सेकेंड वेव या 3 सप्ताह तक रहेगा, ये बोलना मुश्किल है, ये संभव नहीं है। धन्यवाद सर, जानकारी दिए हैं ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और सवाल लेंगे आपसे। हाँ लेकिन ठीक लेकिन उससे पहले हमारे जो पारिवारिक है उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का कमी है, तो सर ने भी कहा ये वैक्सीनेशन के संदर्भ हमारे देश में वैक्सीनेशन का मूल वजह क्या है, कारण क्या है, आपको क्या लगता है कि इसका मूल कारण क्या है? डॉक्टर कन्हैया भाई। देखिए पतित सर, आपका सवाल का जवाब देने के पहले अमिताभ बोस सर का एक मैसेज हम देना चाहेंगे। आज हमें भी बहुत दुख हो रही है जो आज वो हमारे साथ इस स्ट्रीम यार्ड में फेसबुक लाइव में वो टेक्निकल गड़बड़ी के चलते वो जुड़ नहीं पाए। वो बहुत देरी से ट्राई वो कर रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई, वहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे, बहुत देरी से वो ट्राई कर रहे हैं। अगर वो आएंगे, अभी भी वो ट्राई कर ही रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन वो एक मैसेज दिए हैं क्योंकि ब्रेक थ्रू के झारखंड प्रेसिडेंट के नाते वो बोले हैं। खास करके सबसे पहले डॉक्टर जो जुझार मांझी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा वो धन्यवाद देने के लिए वो कहे हैं। जो जिस तरह से हमारे डॉक्टर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, खास करके ये सही में काबिले तारीफ है। जितना भी धन्यवाद दिया जाए ये कम है। उनके हेल्थ के वो कामना कर रहे हैं और साथ ही वो प्रिकॉशंस लेने के लिए, खास करके हमारा ये मानना है, जो हम लोग नहीं चाहते कोई भी किन्हीं का भी डेथ हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर उनका मौत होता तो उनके परिवार के लिए दुख का विषय है। लेकिन एक डॉक्टर का अगर इस तरह से इन्फेक्ट होकर के अगर मौत हो जाए तो ये समाज में एक बड़ा विपत्ति ये ला सकता है। इसलिए सरकार की नीति के ऊपर तो चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर बंधु, हेल्थ वर्कर जो काम जो कर रहे हैं ये सही में काबिल तारीफ काम है। तो ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की प्रेसिडेंट होने के नाते डॉक्टर अमिताभ बोस बहुत बहुत धन्यवाद बोले हैं और कामना की इस तरह का काम जैसे वो लोग कंटिन्यू करें। हमारा हमेशा उनके साथ जो साथ है ये हमेशा हमारा बना रहेगा। तो ये उनका मैसेज है, अगर वो जुड़ पाए तो खुद ही वो देंगे। तो 2 नंबर बात है, जो आपने जो सवाल जो किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के दिन में। खास करके डॉक्टर साहब से भी हमने सुना जो प्रयास तो लोग कर रहे हैं दिन रात, जो भी संसाधन है उस संसाधन को लेकर के जिस तरह से दिन रात वो लोग मेहनत कर रहे हैं ये हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन संसाधनों की कमी है, वो भी बोले हैं। इवन की अगर खाली उनके डिस्ट्रिक्ट में ही सरायकेला खरसावां इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अगर सप्ताह में 5000 वैक्सीन अगर मिल पा रहा, वो भी डेली किस ढंग से बंटवारा हो रहा वो आपके सामने रखे हैं। तो इससे हम लोग झारखंड की कल्पना हम लोग कर सकते हैं और इसमें पूरा पूरी जो झारखंड सरकार के हाथ में भी है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते। आपने सुना जो ऐसा बात नहीं है। मैं थोड़ा सा खाली बात कहना चाहूंगा, जो इस समय जो हमारा जो सेंट्रल बजट जब पास हो रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ये बोले थे जो इस बार वैक्सीनेशन के लिए हम लोग 35,000 करोड़ रुपया हम लोग अलॉट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाद में ये सुनने को मिल रहा है जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में कर ली है, लेकिन राज्य को अपने बजट से फंड से ही खरीदना पड़ेगा। तो राज्य अगर वैक्सीनेशन के लिए जो फंड अगर राज्य खर्चा करे तो उसका जो टोटल जो बजट है उसका 30% इस वैक्सीनेशन में चला जाएगा। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में आप समझ सकते हैं हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो पूरा पूरी 30% पैसा अगर वैक्सीनेशन में ही अगर खर्चा हो जाए तो क्या अवस्था हो सकती है आप समझ सकते हैं। 2 नंबर बात मैं कहना चाहूंगा, जो
जिस समय अमेरिका जैसा देश, अमेरिका का जो जनसंख्या है मात्र 50 करोड़ से भी कम है जनसंख्या, लगभग 49 करोड़, लेकिन वो हमारा भारत में ही वैक्सीन का ऑर्डर किया था। भारत में 2 कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, कोवैक्सीन कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, तो उसको ऑर्डर की थी वो 100 करोड़। इवन कि 9 करोड़ जनसंख्या वाला ब्रिटेन, वो 45 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर वो पहले मार्च के महीना तक वो कर चुके थे और उन लोगों को मिल भी चुका था। इसी तरह से कनाडा, वो तो इतना वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया था, एक एक आदमी को 10-10 वैक्सीन मिले। लेकिन हमारा देश में भी आप लोग देख रहे हो, मुंह में हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो भी सरकारी लोग हैं, जो भी स्पोक्समैन है, वो अपना बातों को रख रहे हैं। जो वैक्सीनेशन, वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ग्राउंड में जो हम लोग देख रहे हैं, वो जो रियलिटी है वो डिफरेंट ही है। क्योंकि ये हम लोग सभी जानते हैं, साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है, इवन की जो टीम गठित हुई थी सरकार की ओर से, उनका ये मानना है, और सर भी बोले अगर 70% अगर वैक्सीन अगर हम लोग कर देते हैं, वैक्सीन जो भी वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, या जो स्पुतनिक के बारे में भी जो आ रहा है, जो हमारा रेड्डी लैब्स के द्वारा मिल करके यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, तो वैक्सीनेशन अगर हो जाती है, खास करके 45 प्लस और 18 प्लस जो भी बात हो रही थी, तो वैक्सीनेशन अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में अगर हो जाती, तो ये जो मोर्टेलिटी रेट ये बहुत ज्यादा घट जाती। लेकिन ये हम लोग बोल ही सकते हैं, जो जिस समय हमारे देश में विदेशी कंपनी या विदेशी लोग, विदेशी सरकार जब पॉलिसी बना रही थी, बजट को लेकर के बात कर रही थी, हेल्थ बजट को लेकर के, और जो खास करके अपना जो ऑर्डर दे रही थी, हमारे देश से कुछ कुछ न्यूज चैनल में मैं देख रहा था, कुछ कुछ मीडिया पर्सन बोल रहे थे, जो हमारा देश में कोवैक्सीन कोविशील्ड प्रोडक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर सरकार ना रिसर्च में और ना ही उसका प्रोडक्शन में पैसा लगाई थी। अभी उन लोगों के ऊपर दबाव देते, लेकिन जिस समय लगाने का बात था, जिस समय सेकेंड वेव आ रहा था, धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, उस समय अगर हम लोग इसको लेकर के काम करते, इवन कि पिछले साल फर्स्ट वेव के बाद हम लोग जानते थे सेकेंड वेव आने वाला, इवन कि अभी भी बहुत सारा साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आने वाला, ये हम लोग जानते हैं। हाँ, कब आने वाला, जैसे डॉक्टर साहब बोले सेकेंड वेव कब खत्म होगा, थर्ड वेव कब आएगा, ये हम लोग जान नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी थर्ड वेव आएगा और नए नए वेरिएंट के साथ भी वो आ सकता है। तो ये जो पिछले साल से ही अगर वैक्सीनेशन पे अगर हम लोग जोर देते, जब से हमारा वैक्सीन आ गया था, इसका टेस्ट ट्रायल जब कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद से अगर हम लोग वैक्सीन के ऊपर में अगर जोर देते, उस ढंग से अगर पैसा लगाते, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता, और ज्यादा प्रोडक्शन के चलते जैसे राज्य सरकारों को भी ज्यादा से ज्यादा मिल पाता, हॉस्पिटल्स में ज्यादा से ज्यादा अगर आता। आज तो स्थिति ऐसा है, सर भी बोले, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोले, झारखंड जैसा पिछड़े राज्य में अब बहुत सारे लोग हैं जो फोन फ्रेंडली नहीं है, गांव के लोग फोन फ्रेंडली ही नहीं, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन हम लोग भी अगर करना चाहें तो इसके कमी के चलते तुरंत खत्म हो जा रहा है। एक एक हेल्थ सेंटर हम देख रहे हैं 200, 150, 300, 400, और वहां का जनसंख्या 18 प्लस जनसंख्या हजारों में है, हजारों में नहीं, उससे भी ज्यादा आप बोल सकते हो। 200-300 तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के चलते कुछ लोग, चुनिंदा लोगों को ही वैक्सीन मिल जा रहा है। तो इसीलिए अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता, सरकार अगर सही समय पर इसका ऑर्डर दे पाती और इस पे अगर माने दिलचस्पी अगर दिखाती, तो जो हम लोग को आज देखने को मिल रहा है, खास करके गंगा नदी वगैरह के बारे में जो बात आ रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, जो आंकड़ा, जिस ढंग से आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर साहब और बढ़िया ढंग से बता पाएंगे, टेस्टिंग अगर होता, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं जो 2.5 लाख के आसपास आज का जो केस है, लगभग 2.5 लाख के आसपास। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं गांव देहात के लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, टेस्टिंग का व्यवस्था उस ढंग से नहीं है। सर खुद ही बोले जो किट जितने मात्रा में होना चाहिए उतने मात्रा में किट नहीं है। आरटीपीसीआर का टेस्ट तो आप जानते ही हैं, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट अगर कोई कराता, मेरे बहुत सारे मित्र लोग कराए थे, आज अगर टेस्ट करा रहे तो रिजल्ट आ रहा 15-20 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा, किसी किसी का तो रिजल्ट आ भी नहीं रहा। एंटीजन टेस्ट का लेकर के बहुत सारा डाउट भी है, ट्रू नेट को लेकर के बहुत सारा डाउट भी है, शंका ही बहुत सारा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे टेस्ट कराएंगे, कोरोना अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो सही उन लोग में जागरूकता नहीं होने के चलते गांव गांव में तो ये फीवर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो झारखंड के विभिन्न जो गांव में 60%, 70% लोग ग्रसित है फीवर में, एक आदमी का हुआ तो पूरा फैमिली का फीवर हो जा रहा है। कुछ फैमिली जो थोड़ा कॉन्शियस से टेस्ट कराने से पूरा उन लोगों का मिल जा रहा है कोविड है, लेकिन टेस्ट नहीं कराने के चलते हम लोग समझ नहीं पा रहे जो ये सिंपल वायरल फीवर है कि टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया है कि ये है। सिम्टम देखने से लग रहा है पूरा कोविड से मिलता जुलता, लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे। तो टेस्टिंग अगर पूरे अगर सही मात्रा में अगर होता तो डेली का जो रिकॉर्ड जो आ रहा
वो रिकॉर्ड और भी ज्यादा होता है। और मौत का जो आंकड़ा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा, रियलिटी में अगर हम लोग देखते हैं ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो मैं यही सोचता हूँ जो सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल्योर है, और अगर सही समय पर अगर हम लोग इस चीज पे अगर ध्यान देते हैं तो भारत की जनता को शायद ये दिन देखना गवारा नहीं होगा। यही है बहुत डॉक्टर कन्हैया बारिक जी, आपने सही कहा कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अगर 7 दिन 8 दिन बाद आएगी, तब तक जो पेशेंट है उनके द्वारा इस वायरस का फैलाव और ज्यादा हो जाएगा। और खास करके गांव में जिस तरह से सर्दी बुखार ये सब और कोविड की संख्या बढ़ रही है, तो अगला हम सवाल माजी सर से करना चाहते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते उनसे हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो गांव में कोविड का केसेस बढ़ रही है, तो उन लोगों को, आप गांव के लोगों के खास कर क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि वो संख्या घटे और लोग इससे कम पीड़ित हों? डॉक्टर माजी सर। ये जो गांव के लिए अलग से नीति सरकार ने बनाई है, एक सर्वे जिसको हम लोग आईपीएचएस कहते हैं, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सर्वे। इसके पहले भी 3 बार हो चुका है। ये चौथा राउंड जो है ना 25 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो 2 दल होंगे पंचायत लेवल में, 2 दल होंगे, एक सर्वेक्षण दल जिसमें सेविका और सहायिका होगी, और दूसरा दल होगा जो जांच दल होगा। एक सर्वेक्षण दल, दूसरा जांच दल। जांच दल टेस्टिंग करेगी और सर्वेक्षण दल आईएलआई को खोजेगी, मींस इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम। सर्दी खांसी बुखार अगर किसी को हो तो उसको खोजेगी। ये 25 तारीख ऑनवर्ड्स सभी गांव में ये प्रस्तावित है। सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। टेस्टिंग कैसे करना है, रैट से कैसे टेस्टिंग करना है, उसकी भी प्रशिक्षण हम लोग ने दे दिया है। अब क्या है कि सेविका और सहिया ये दोनों घर घर घूमेंगी और घूम के वहां घर के जो भी मेंबर्स हैं उनको पूछेंगी कि आपके घर में किसी को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है क्या। अगर हो रहा हो उनको आइडेंटिफाई करेंगी और इमीडिएटली आइसोलेट होने के लिए बोल देंगी जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाता। तो ये 25 से हम लोग का शुरू हो रहा है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे आईएलआई में ग्रसित है, जिसको सर्दी खांसी बुखार है, तो वैसे लोगों को सेकेंड फेज में जांच दल आएगी और जांच दल जो है ना उनको रैट टेस्ट करेगी। और रैट टेस्ट करके ये कंफर्मेशन होगा कि आखिर इनको कोविड है या नहीं है। तो ये रैट के बारे में मैं बता दूं, ये रैट जो है ना वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। तो इसमें अराउंड 20 to 30% एरर है। एरर मीन्स अगर रैट में कोई सिम्टोमेटिक आदमी जिसमें लक्षण हो, अगर रैट में पॉजिटिव आता है मीन्स पॉजिटिव, अगर रैट में नेगेटिव आता है सिम्टम्स है, तो उनको आरटीपीसीआर में जाना है या ट्रूनेट में जांच कराना है। ये मैंडेटरी है। लेकिन फिलहाल हम लोग रैट का सुविधा दिए हुए हैं। इस ढंग से हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं गांव में। 25 ऑनवर्ड्स ये शुरू होगा। और आइसोलेशन किट्स, ये भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का, और हम लोग के पास 2 से 3 हजार किट, सभी ब्लॉक को 2 से 250 किट हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आइसोलेशन किट जिसमें सभी तरह के मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, उनको भले वो नेगेटिव निकले लेकिन उनको किट देना है। और किट जिसमें पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन सी, 2 एंटीबायोटिक्स में से एक मिनिमम, आइदर या दोनों भी हो सकता है, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन डी, पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल, इतने सारे मेडिसिन हम लोग किट में भरे हैं जो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी तैयारी है। देखें हम लोग कितने दूर तक सक्सेस होते हैं। वीडियो साहब लोगों के द्वारा हाल में सर्वे किया गया है, जो एक सर्वे का रिपोर्ट मुझे सूचना दिया गया था। एक ही पंचायत में
गमरिया, मैं नहीं जानता कौन पंचायत, लेकिन एक ही पंचायत में 3 दिन के सर्वे में अराउंड 150 लोग मिले जो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है। तो उनको हम लोग ने दवा उपलब्ध करा दिया है, उनको हम लोग ने दवा बीडीओ साहब को प्रोवाइड करा दिया है ताकि उन तक दवा पहुंच जाए और ये चले। ये सरकार अभी प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ जो टेस्टिंग वाला इशू है, जो गांव में आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट करना फिर ट्रीटमेंट देना, ये 25 ऑनवर्ड्स हम लोग का चल रहा है। इसके साथ साथ मैं जोड़ूं जो सबसे ज्यादा अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले हम लोग पंचायत लेवल में प्लान करके हर प्रखंड को 3 भाग में बांटते हुए 1/3 2 दिन, 1/3 सेकेंड 2 दिन, 1/3 थर्ड 2 दिन करके हम लोग डिवाइड करके सभी पंचायत में हम लोग ने टीकाकरण हम लोग किया R45+ का ऑफलाइन। उसमें हम लोग ने देखा था उस समय लगभग 1.5 से 2 महीना पहले कितनी ज्यादा रुझान थी, भीड़ लगता था, लोग आते थे टीका लगवाने के लिए और लोगों ने लिया। परंतु इस 1-1.5 महीने के बीच में अंतराल जो गैप हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या अफवाह फैला जिसके चलते आज के तिथि में जब पंचायत में हम लोग भेजते हैं टीका के लिए 45+ के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे उसमें कोई पंचायत में जो 50 डोज हम लोग भेजते हैं 0 वापस आता है, मतलब 0 वैक्सीनेशन, कोई लोग सामने नहीं आते हैं। कहीं 10 लोगों का होता है, कहीं 5 लोगों का हो रहा है। पता नहीं क्या, मतलब गांव के लोगों को मिसकंसेप्शन हो गया। इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा चीज है हम लोगों के हाथ में जो अस्त्र है जिससे हम लोग लोगों को बचा सकते हैं। और दूसरा ये देखा गया है 2 डोज जो लिए हैं वो तो रेयरली वो वेंटिलेटर पे गए हैं या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, और जो सिंगल डोज भी लिए हैं वो भी बहुत हद तक सुरक्षित है, वो गंभीर कोविड उनको नहीं हो रहा है। मतलब ये इतनी अच्छी चीज है वैक्सीन। लेकिन ये हम लोग को काम करना होगा गांव में, इस वैक्सीन का प्रचार प्रसार, इसकी फायदे क्या हैं, इसको बताना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए गांव में। जो पंचायत लेवल में हम लोग भेज रहे हैं टीम को, वहां उसका फायदा ले, वैक्सीन ले। तो ये बहुत बड़ा इशू है हम लोग के आज के डेट में। क्यों, क्या अफवाह फैला, क्या हुआ जिसके कारण इसमें इसके वैक्सीन के प्रति रुझान जो है ना, कुछ एक ब्लॉक को छोड़ के खरसवा में अभी भी थोड़ा बहुत रुझान है, सरायकेला में है, चांडिल में है, ईचागढ़ में बहुत घट गया है, नेग्लिजिबल हो गया। उसके साथ साथ निमडी का भी वही हाल है। हम लोग टीम जाती है, बैरंग वापस आती है बिना वैक्सीनेट किए हुए। तो इस पर सभी को मिलके हम लोग को प्रयास करना होगा कि ये वैक्सीनेशन को बढ़ाने के दिशा में, उसका जो मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने में। बहुत बहुत धन्यवाद जुझार माझी सर। लेकिन एक बात आपने कहा कि गांव में वैक्सीनेशन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी है कि एक एक गांव में जब टेस्टिंग हो रहा है तो एक ही दिन में 150-200 मतलब बुखार सर्दी काशी का पेशेंट मिल रहा है। और आपने ये भी कहा है कि उनको लेकर के सरकार की योजना है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जन जागरूकता की जरूरत है वो जन जागरूकता लोगों में नहीं है। तो सरकार इसके लिए जरूर प्रयास करे। हम नागरिक होने के नाते हम लोग भी प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग ये भी जानना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी, हम उनको आज के फेसबुक लाइव में स्वागत करते हैं और सभी से हम क्षमा चाहते हैं कि टेक्निकल जो गड़बड़ी हुई है, नेट इंटरनेट की जो समस्या है, फिर भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से जुझार माझी सर कह रहे हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक करके इस संघर्ष में लगे हुए हैं, उनके बदौलत ही हम लोग आज थोड़ा बहुत इलाज हम लोग को मिल पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो संसाधन की कमी और गांव देहात में जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है,
दूसरी एक बात है कि उसको वैक्सीनेशन के संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं, खास करके हम डॉक्टर बोस सर से ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर अमिताभ बोस हमारे ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के वर्किंग प्रेसिडेंट है और कोल्हान यूनिवर्सिटी का एक्स प्रोक्टर भी रह चुके हैं, मैथमेटिक्स के एचओडी है, ग्रेजुएट कॉलेज के एचओडी थे। तो उनसे खास करके ये सवाल है कि जिस तरह से अंधविश्वास, कुसंस्कार, अनसाइंटिफिक थॉट को फैलाया जा रहा है, सरकार इसको रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। क्योंकि हम पिछले दिन सोशल मीडिया में देख रहे थे कि कुछ जो राजनीतिक माने रूलिंग पार्टी के कुछ नेता, एमपी, एमएलए, उन्होंने कोरोना टूल किट्स बना रहे, उसमें गोमूत्र कितना बार पीना है, 16 बार छान करके गोमूत्र पिए, सुबह 2 चम्मच गोबर का सेवन करें, शाम को शंखनाद करें, क्रोनोनिल लें। तो एक तरफ से ये इलाज भी बताई जा रही है तमाम प्रसिद्ध लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा या तरह तरह के लोग के द्वारा। दूसरी तरफ डॉक्टर जो फेस कर रहे हैं गांव में कि लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। तो क्या ये वजह नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं लेने का, क्या वजह ये नहीं है कि जो समाज में कुसंस्कार, अंधविश्वास, कोविड से जुड़ा हुआ जो भ्रांतियां फैलाया जा रहा है, वो क्या वजह नहीं है? अगर है तो फिर सरकार इसको क्यों नहीं रोक रही है? तो इस विषय में हम बोस सर से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली साइंटिफिकली हम लोग को क्या करना चाहिए और इस तरह का कुसंस्कार क्यों फैलाया जा रहा है। डॉक्टर बोस सर, सर प्लीज। हाँ, इस बार सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से डॉक्टर माझी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक डॉक्टर होने के नाते वो एक वॉरियर से कम नहीं है। इन लोग जो समाज के लिए इतना कर रहे हैं, पूरे डॉक्टर के जो बिरादरी है, नर्स, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, जितने भी बिरादरी हैं, उनको ब्रेक थ्रू साइंस के तरफ से शत शत प्रणाम, नमन। अपनी जान की, अपनी हेल्थ का परवाह नहीं करते हुए समाज के लिए जो कर रहे हैं, उनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज के तरफ से हम लोग हर डॉक्टर को उचित सम्मान दें, उचित मान मर्यादा दें। और डॉक्टर माझी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम कि आपने हमारे साथ इतना समय बिताए और जो आप कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम आपको। इसी तरह से आप हमारे हौसला बढ़ाते रहिए डॉक्टर साहब, और बीच बीच में आपसे हम लोग संपर्क बनाने का कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, ताकि आपके माध्यम से लोगों में जो अंधविश्वास है, समाज में, बिरादरी में जो अंधविश्वास है, वो दूर हो। एक वैज्ञानिक व्याख्या हमारे पास रहे, एक डॉक्टर के हैसियत से आप लोगों को समझाएं कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, इतना लोड है। एक टेस्टिंग का रिजल्ट 5 दिन 6 दिन में आता है, 7 दिन में आता है। तब तक हो सकता है बीमार की अवस्था जो है वो इतनी बढ़ जाए कि उसको वापस लाना मुश्किल हो। इसलिए जैसा कि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि हर बीमार, जो भी सर्दी खांसी बुखार है, उसको कोविड मान के ही चलिए, जब तक बाद में रिजल्ट आएगा वो आएगा। कानाई जी से भी बातचीत उनका सुना, बहुत सप्रतिव उनको थे, जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया बहुत ही अच्छा लगा। और पतित जी का लास्ट क्वेश्चन जो था मेरे लिए, उसके लिए मैं बोलता हूं कि आज से नहीं, बहुत सालों से मैं बोलते आया हूं कि हमारे यहाँ जो विज्ञान की पढ़ाई होती है वो बहुत सतही होती है, बहुत सतही होती है। लोगों में वो पढ़ाई अंदर जाती ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ने का बात वो अलग है, और अपने जीवन में उसको उतारना वो अलग बात है। बहुत वैज्ञानिक लोग यहाँ पर, विज्ञान पढ़े हुए अच्छे खासे लोगों को मैं जानता हूँ, जो कुरीति, कुसंस्कार ये सब पर आदी हैं, जो अभी भी डाइन प्रथा को मानते हैं। पढ़े लिखे लोग, साइंस के लोग, वो कहते हैं कि हाँ डाइन है, बाण मार देगा, पेड़ सुखा देगा, ये सब अभी भी हैं। यानी उनकी पढ़ाई जो है वो निराकार है, पूरा बेकार है, अपने अंदर में वो विज्ञान गया ही नहीं है। तो डॉक्टर की बात वो क्या सुनेंगे? वो झाड़ फूक पर विश्वास करेंगे, वो ताबीज टोटका पर विश्वास करेंगे। वो तभी ना ऐसा हालत है कि लोग बदन पर गोबर लेप रहे हैं,
जबकि ब्लैक फंगस का इतना डर है, उसमें कितना फंगस होगा गोबर में ये नहीं समझ पा रहे हैं। उससे दूसरी ये आ गई है ब्लैक फंगस की बीमारी, अभी कितने लोग प्रेरित हैं हम नहीं जानते हैं इस जिले में, या पश्चिमी सिंह खरसवा में कितने प्रेरित हैं, डॉक्टर साहब ही बतला पाएंगे वहां पर कोई ब्लैक फंगस का मरीज मिला कि नहीं। लेकिन यहाँ टीएमएच में तो है, हम लोग जानते हैं, एक डेथ भी हुई है टीएमएच में, और भी पेशेंट अभी भी एडमिट ब्लैक फंगस को लेकर के, फिर भी लोग इसके बारे में नहीं सोच पाते हैं, ये सब करते रहते हैं। दुनिया भर का पेड़ का इसमें क्या फंगस है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए जो जरूरत है जागरूकता की वो नहीं हो पा रही है। तो ये हमारी समाज के तरफ से जिम्मेदारी है हमारी कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, आगे जाएं, लोगों में ये चेतना लगाएं कि ये वैज्ञानिक प्रथा ही एकमात्र हम लोगों को इससे इजाद दिला सकती है। शंखनाद करने से नहीं होगा, कोई गोबर मिट्टी लेने से नहीं होगा, ये बीमारी छूटेगी तो वैक्सीन लेने से ही छूटेगी। वैक्सीन ही ऐसी बात है जो आदमी को बचा सकता है। अभी थर्ड वेव की बात हो रही है, हम लोग सब जानते हैं कि ऐसा कितने और वेव आएंगे, और ये कोविड एक चीज हम लोग अपने जहन में बैठा लें कि ये जाने वाला नहीं, इसका वेव ऐसे ही आते रहेगा, इसके साथ हम लोगों को जीना है। जैसे बहुत से वायरल बीमारी हम लोग साथ जीते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जैसे स्पेनिश फ्लू हो गया, बहुत सारे फ्लू ऐसे होते हैं जो वायरस की तरह होते हैं, उसको साथ लेके हम लोग जीते हैं। कैसे जीते हैं? यहाँ इम्यूनिटी बढ़ गई है। आज से बहुत साल पहले जब इन्फ्लुएंजा पहली बार आई थी यूरोप में, तो वहां भी इस तरह का कहर ढाया था, कितने हजारों करोड़ लोग वहां पर मरे थे इस इन्फ्लुएंजा से। तो लेकिन आज हम लोग आदी हो गए हैं इस तरह से। कैसे? नए इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। ये इम्यूनिटी देगा कौन? न वैक्सीन देगा। जैसा कि डॉक्टर साहब बोले कि अगर 70% से ऊपर हमारे ऊपर कम्युनिटी हो जाए, वहां एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, यानी वो कम्युनिटी में अगर कोविड होता भी तो है बहुत माइल्ड होगा ये। और ये सही बात है कि जो वैक्सीनेटेड है उन पर कोविड का असर जो होता है वो बहुत कम है। जीता जागता प्रमाण खुद मैं हूं। और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन पर इसका प्रभाव बहुत दुष्प्रभावी होता है, बहुत घातक सिद्ध हो सकता है प्रभाव। इसीलिए वैक्सीन लेना तो सबसे जरूरी बात है। अलबत्ता सरकार की बहुत सारी पॉलिसियां हैं जो हम समझते नहीं हैं, ये केंद्र की पॉलिसियां हैं जिसके सामने में स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो लाचार हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का कोटा जो है वो केंद्र तय करती है, हर राज्य को कितना मिलना है, कितना क्या करना है इसके लिए। इसके सामने में पूरा डॉक्टर कम्युनिटी भी लाचार है। बंगला में एक कहावत है, निधि राम सरदार नाही ढाल तलवार, यानी लड़ रहे हैं लेकिन मेरे पास कोई ढाल तलवार है नहीं, एक लाठी के भरोसे हम लोग इस युद्ध में कूद पड़े हैं। तो वही हाल है हमारे डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स का, सारे का ये इनके पास। तो वैक्सीनेशन कैसे हो इस पर जरूरी ध्यान देना है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वैज्ञानिक निकाल करके लोगों को समझाए, वैज्ञानिक आधारित नीतियों पर लोगों को समझाए कि वैक्सीन कितना जरूरी है। दूसरा कोई उपाय नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। तो हमारा ये गुजारिश है अपने ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के साथियों से कि चलिए हम लोग सब निकले इसमें, जहां तक हो सके लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े। जो लोग गांव दराज से ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी में हैं, दूर दराज, वहां ये ज्ञान दें लोगों को, कि आगाह करें लोगों को, लोगों में उत्साह दें कि वैक्सीनेशन की ओर चले हम लोग। आज डॉक्टर साहब भी तो बोले वैक्सीनेशन तो बहुत आसान हो गया है, आजकल वॉक इन हो गया है, खाली आधार कार्ड लेके जाना है, वही रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है और वही वैक्सीनेटेड लोग हो जा रहे हैं। मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है दूर दराज में, सीधे खाली आधार रजिस्टर्ड होइए और वैक्सीन लेकर के वापस आ जाइए। हाँ, एक कंडीशन है कि वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। ये तो पता लग सकता है कि कितना वैक्सीन वहां पर है, कितने को मिलेगी। ये उम्मीद करते हैं कि काम सामने आने वाले दिनों में हमारे स्टेट को वैक्सीन मिलेगी सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। और इन लोग अपने स्टेट सरकार से भी अनुरोध है कि वो केंद्र पर दबाव डाले थोड़ा, ताकि वैक्सीन के हमारे यहाँ कोटा में ज्यादा बढ़ोतरी हो। हम जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री इस पर लगे हुए हैं, बहुत कोशिश वो कर रहे हैं कि क्या बढ़ाया जाए, हमारे यहाँ का वैक्सीन ज्यादा आया जाए
ज्यादा वैक्सीन सेंटर खोला जाए। फिर भी उनसे गुजारिश रहेगी हमारे तरफ से कि वो और दबाव डालने का कोशिश करें ताकि हमारे यहाँ का कोटा बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए मेरा ये बैटरी जवाब दे रहा है, इसीलिए मैं अपना यहीं पर चाहता हूँ। इसके लिए दूसरी मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, बहुत कोशिश करके लिंक मिला है। इसके लिए जो जरूरत होगा आगे तो हम लोग आगे इस तरह से बात करते रहेंगे। फिर से डॉक्टर माझी साहब, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमसे जुड़े हैं, ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए। हम आगे भी आपसे सहायता मांगेंगे ताकि आप हमारे पास आए, आपके जरिए हम दूसरे लोगों को संपर्क कर सकें ताकि हमारा राज्य में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो और ये वैज्ञानिक नीतियां हो। लोग सिर्फ शंखनाद करके या गोमूत्र पी करके या देह पर गोबर लगा करके नहीं अपने आप को सुरक्षित समझे। इसकी वैज्ञानिक आधार हो, इसका मेडिकल आधार हो, जैसे कि डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, हम लोग उसी पर चले, उसी को अमल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बोस सर। ये एक बात स्पष्ट हो चुका है कि हमें अभी वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें जो गांव देहात में चेतना को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन से संबंधित हम लोग को जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। और हम लोग ये करेंगे और जिस तरह से डॉक्टर का साथ रहे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, हम माझी सर से ये जानना चाहते हैं कि एक सवाल किसी ने पूछे हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो क्या वैक्सीन ले सकते हैं और लेने के बाद उनको किस तरह से माने केयर करना होगा। तो आप थोड़ा इसमें अगर आप बताएं माझी सर। उसमें हम लोग ये प्रायोरिटी था जो कोमॉर्बिड है उनको पहले वैक्सीन दें, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क में है, बशर्ते कि डायबिटीज जो स्टेबल हो, मतलब डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हो, तो वो प्रायोरिटी पे उनको लेना चाहिए। क्योंकि उनको अगर हो गया तो फिर वो गंभीर होने की चांस बहुत ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, फर्स्ट वेव में जितने भी डेथ हुए हैं अराउंड 70 to 80% लोग कोमॉर्बिड थे। तो सरकार ने भी हेल्थ वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद पहला मौका दिया था जो 45 प्लस हैं और कोमॉर्बिड हैं, इसलिए उनको प्रायोरिटी लेवल पर बेस पर लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को। जी हाँ, बोलिए। सर और एक सवाल था सर। हेलो। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखे हैं, मुझे लगता है कि जो सवाल किए समय को देखते हुए हम लोग और अधिक सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सर ने भी जो कहे हैं कि हम लोग को आज बहुत खुशी हो रहा है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हैं हम, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ साथ हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन लोग ने जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आगे भी उनका सहयोग मिलेगा। और जो स्थिति है अभी हम लोग कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सभी जो यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव में, आज सभी को हम ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड चैप्टर की ओर से धन्यवाद देते हैं कि काफी देर तक उन्होंने हमारा चर्चा सुना। और हम लोग जो कार्यक्रम अभी कर रहे हैं, प्रति रविवार हम लोग कुछ ना कुछ जन जागरूकता अभियान डॉक्टरों को लेके कर रहे हैं। आने वाली संडे में भी हम लोग कुछ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमको जिस तरह से सहयोग हम लोग को मिल रहा है वो मिलेगी। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बारे में जो बात आ रहा है उस विषय पर भी हम लोग डॉक्टर से चर्चा करेंगे। दूसरा है कि लोग अभी काम काज नहीं है, नौकरी से कामकाज से ये कर चुके हैं, तो लोगों में हताशा है, निराशा है और खास करके लोग बहुत चिंतित भी हैं।
तो साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों में, क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोग साइकाट्रिस्ट को लेकर के भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं और आने वाले समय में हम लोग सूचना देंगे। फिलहाल हम लोग कोविड सेल भी गठन किए हैं। हमारा घाटशिला में, जमशेदपुर में, बोकारो में हर क्लब की ओर से कुछ डॉक्टरों का सहायता से हम कोविड सेल बनाए हैं और कोविड सेल के माध्यम से लोगों को टेली क्लिनिक यानी बातचीत के क्रम में हम लोग कुछ सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक माने वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक आउटलुक को समाज में लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारा साथ देंगे और हमें जो संगठन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी हमें मदद मिलेगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमिताभ बोस सर, डॉक्टर कन्हैया बारिक जी और डॉक्टर जुझार माझी सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं।